चरक सूत्र 1 कोटेशन नंबर 107। देखो, देखो क्या लिखता है यहाँ पे। सब लोग आ गए ना? ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको वैसे कल भी बोला था ये कि 8 प्रकार के जो मूत्र थे उसमें मानुष मूत्र चरक नहीं मानता, लेकिन 8 प्रकार के जो शीर है उसमें चरक गर्दभ शीर नहीं मानता, उसकी जगह स्त्री शीर मानता। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखा देखो, अतः शीराणि वक्ष्यन्ते आवी अजा गो माहिष उष्ट्री नागी नाम। नागी जो होती है वो इसका पर्याय होता है हस्तनीक। नागी नाम शब्द मतलब हस्तनीक, क्योंकि नागा किसका पर्याय है? हाथियों का। फिर लिखता है ये वडवाय और स्त्री। वडवाय जो है ना वो यहां पर अश्व के लिए आया, और अगर क्वेश्चन आए कि मूत्र में 9वां मूत्र मानस मूत्र किसने माना है, तो आंसर क्या करोगे? सुश्रुत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूत्र उसके शीर के सामान्य गुण पय कहां कहां पर काम आता है। स्टार्टिंग देखो, समझ आएगा। मधुरम स्निग्धम शीतम, मधुर है, स्निग्ध है, शीतल। प्रेरणम ब्रंगनम वृश्यम मेध्यम, मनस्करम, मन को अच्छा लगने वाला। जीवनम श्रमहरम। तो कुल मिला के मिल्क जो है उसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। आया हुआ कुछ नहीं है ना ये, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो एक आदमी के संतुलित भोजन में जो जो चीजें होनी चाहिए उसमें ज्यादातर चीजें इसमें पाई जाती। ठीक, और आगे लिखता है सर्व प्राण भृताम सातम्यम शमनम शोद्धम तथा। निश्चित रूप से सभी प्राणियों को सातम है दूध, और अगर शीर की बात करें दो शामकता में तो स्निग्ध होने से वात का शामक है, शीतल होने से पित्त का शामक है, और रक्त का भी शामक। जो पित्त का शामक होगा वो रक्त का भी शामक। कफ वर्धक, और जो कफ वर्धक होगा वो ओज वर्धक भी होगा, क्योंकि अगर प्राकृत अवस्था में कफ है वही क्या है? ओज। तो जीवन्य शक्ति को बढ़ाने वाला है, जीवन्यम श्रमहरम। फिर उसके बाद आगे क्या लिखता है देखो, श्रेष्ठम क्षीण शतेषु, शत क्षीण में लाक्षा पय देते हैं। किसी कारण से अगर किसी पेशेंट के लंग्स में टीयर हो जाए, कोलैप्स हो जाए, या कोई एटियोपैथोजेनेसिस हो जाए और उसमें शत क्षीण की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह दूध के अंदर लाक्षा मिला के दी जाती। और वाग्भट कहते हैं कि लाक्षा अग्रह है, वाग्भट लाक्षा अग्रह किसमें? क्षय शतज्ञाना। क्रॉनिक जो माल न्यूट्रिशन है, क्षय है, उसकी वजह से अगर लंग्स में क्षत हो जाए तो उसके नाश हेतु लाक्षा नहीं
एक सेकंड है ना, करेक्ट करना है इसको। सद्य शतघ्नानाम, सद्य शतघ्नानाम मतलब अभी अगर कोई चोट लग जाए और ब्लीडिंग होने लग जाए या लंग्स में टीयर हो जाए तो लाक्षा और वाग्भट के अनुसार नागबला अग्रे क्षय शतघ्नानाम। अगर कोई क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है और उसमें अगर लंग्स में टीयर वगैरह हो जाए या कोई लंग डिजीज हो जाए तो उसमें फिर नाक बला देनी चाहिए। तो सख्त रूप से काम करती है, ब्लीडिंग को रोकती है, इसलिए शतशीन में दूध के साथ में लाक्षा मिला के देते। लास्ट में क्या लिखता है, शोष्य गुल में तथो उदर, शोष गुल और उदर। उसके बाद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है और वो सोचने में मजबूर करने वाली लाइन है। आप जानते हैं दूध लेक्सिटिव होता है, अतिसारे ज्वरे दाहे शौथो च विशिष्ट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है अतिसार में दूध देना चाहिए। भाई ज्वर दाह इनमें तो समझ में आता है पित्त शमन करेगा, अतिसार में क्यों दे रहे हैं जब ये ऑलरेडी जो है रेचक है दूध, तो इसलिए दे रहे हैं कि अतिसार के रोगियों में आचार्य चरक ने अतिसार चिकित्सा में ये बोला है कि स्टार्टिंग के अंदर दोषों को नहीं रोकना, उन्हें प्रवृत्त होने देना। अब मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हो गई और लूज मोशन होने शुरू हो गए, तो अगर अपन उसको रोक देंगे तो जीआई के अंदर वो कंटेंट पड़े रहेंगे और वो पॉइजनस कंटेंट निकल जाए तो अच्छा है, अगर जीआई में पड़े रहेंगे तो शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न करेंगे। अब अतिसार में जब अपन दूध देंगे तो ये लेक्सिटिव का काम करेगा और दोषों को जल्दी से निकाल के और जीआई जो है वो शुद्ध हो जाएगी। फिर आगे वाली लाइन सबको याद करनी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखता है, योनि शुक्र प्रदोषेशु मूत्रेशु प्रद्रेशु, MTRE, मुझे तुम रटो, योनि शुक्र प्रदोषेशु मूत्रेशु प्रद्रेशु च, मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी आगे देखो कॉन्स्टिपेशन में भी लिख रखा है ग्रथिते पुरुष है, तो लिखा है पथ्य है किसमें, वात पित्त विकारों में, निश्चित रूप से हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते, विमर्श के अंदर एक लाइन लिखी हुई शुरू की है, तत्र सर्वम एवं क्षीरम प्राणी नाम अप्रतिसिद्धम जाति सात्म्यात्। जाति मतलब जन, यह जाति से तात्पर्य क्या है, जन। अप्रतिसिद्धम, प्रतिषिद्ध का मतलब होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो अप्रतिसिद्ध का मतलब होगा इंडिकेटेड, मतलब हार्मफुल नहीं है, सभी के लिए अच्छा है। तो जन्म से ही सभी प्राणियों के लिए सातम में कौन, शीर, फील इन द ब्लैंक्स माता पीजी करना, शेर का बच्चा हो, कुत्ते का हो, आदमी का हो, क्या पिएगा, दूध पिएगा। नेक्स्ट देखो आगे राइट हैंड साइड में जो पेज है वहाँ 6 प्रकार के शोधन वृक्ष दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना बात। तो 6 प्रकार के शोधन वृक्ष हैं, उनके नाम लिख रहा हूं। तीन के तो अपन प्रयोग करेंगे शीर और 3 के प्रयोग करेंगे त्वक। जो शीर वाले हैं उनके नाम लिख रहा हूं पहले, अश्मंतक, स्नूही, अर्क। और अब जो त्वक वाले उन तीनों के नाम लिख रहा हूं, पूतिक, तिलवक और कृष्णगंध। ठीक, अब काम की बात सुनो, जो अश्मंतक है वो वमन में काम आता है, इसका काम क्या है,
वमन स्नुई विरेचन में उपयोगी है और अर्क दोनों में उपयोगी। ठीक, पूतिक, तिलवक, कृष्णगंधा इनकी बात करेंगे। पूतिक जो है वो विरेचन, तिलवक विरेचन और कृष्णगंधा बाह्य शोधन। तो ये विरेचन, ये भी विरेचन, ये बाह्य उपयोग, एक्सटर्नल यूज। अब याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो जैसे ये तीन त्वक वाले हैं तो इनकी ट्रिक भी पूतिक। पूतिक कैसे है? पै से पूतिक, तय से तिलवक, कै से कृष्णगंधा। ठीक, अगर इनकी बात करें, ऐ से अश्मंतक, सै से स्नुई और लास्ट में अर्क को कैसे याद रखना। बाकी अश्मंतक जो है वो विरेचन तो करवा नहीं सकता, इसलिए वमन स्नुई शीर विरेचन कराएगा और अर्क दोनों काम कराएगा, वमन और विरेचन, अर्क शीर। पूतिक और तिलवक दोनों विरेचनार्थ उपयोगी है। कृष्णगंधा में लिखा है बाह्य उपयोग। देखो, अगर किसी भी रोग का नाम दे, और ऑप्शन में आपको षड वृक्षों में से कोई दिखाई दे, तो ये पक्का है कि वो कृष्णगंधा की बात कर रहा है, उसका आंसर कृष्णगंधा ही जाएगा। ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप लोग ये लिखो तब तक। अब देखो कोटेशन, कोटेशन नंबर आपका 115। 115 कोटेशन क्या कहता है? लिखता है, अथा परे त्रियो वृक्षा पृथग्य फल मूलिक स्नुई अर्क अश्मंतक इदम कर्म पृथक वमने अश्मंतक स्नुई शीरम विरेचने और शीरम अर्कस्य विज्ञम वमने से विरेचने। ये तीनों शीरी, वमन हेतु अश्मंतक, स्नुई विरेचन हेतु और दोनों कर्मों के लिए अर्क शीर। यहां पर एक चीज और ध्यान दें, एक चीज आप नोट डाल के लिखें। शारंगधर के अनुसार देवदाली बराबर उभय तो भाग हर, क्योंकि चरक ने यहां पर उभय तो भाग हर किसको मान लिया? अर्क। उभय तो भाग हर का मतलब है दोनों भागों से दोषों को जो बाहर निकाले। जैसे वमन जो है वो ऊपरी मार्गों से निकालता है, विरेचन अधो मार्गों से, लेकिन अर्क के संदर्भ बोले दोनों काम करता है। चरक के अनुसार तो अर्क, लेकिन शारंगधर वाला फेमस उभय तो भाग हर कौन है? देवदाली। आगे चलते और क्या लिखता है? तीन जो वृक्ष है जिनकी छाल काम आती, इमाम स्त्रीन अप्राण वृक्षान हितस्त्वचम पूतिक तिलवक कृष्णगंध। लिखता है, विरेचने प्रवक्तम पूतिक तिलवकस्तथा। पूतिक और तिलवक विरेचन। कृष्णगंध आदि रोगों के नाम शुरू हो गए, परिसर, शोथ, अर्श, दद्रु, विदृति, गंड, कुष्ठ, अलजी। ये तो इनमें एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर किसी डिजीज का नाम आए तो षड वृक्ष के ऑप्शन होता, आंसर क्या करना पड़ेगा? फिर कृष्णगंधा ही होगा। बाकी वमनार्थ अश्मंतक, विरेचनार्थ स्नुही और बोध के लिए अर्क, ये शीर में। और जो छाल प्रयोग कर रहे हैं अपन तीनों की, उसमें दोनों विरेचन हेतु उपयोगी और कृष्णगंधा में कोई रोग का नाम आएगा पक्का जिसमें एक्सटर्नली यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी पेज की लास्ट लाइन क्या कहती है? देखो,
इस पेज की लास्ट लाइन जो है ना, आपको कुछ चीजें सिखाने वाली है। कहीं पर आपको जवाब देना पड़ जाए तो वहां आपको जवाब देने के लिए तैयार करने वाली। सुनना गौर से। औषधि औषधि नाम रूपाभ्याम जायन्ते अजपा वने अविपाश गोपाश। अजपा बकरी पालने वाले, अविपा भेड़ पालने वाले, गोपा गाय पालने वाले। तो गाय भेड़ बकरी चराने वाले भी मेडिसिन का नाम और उसका रूप जानते, उन्हें पता ये नीम है। और क्या लिखता है, चे अन्य वनवासिनम, और जो वन में निवास करते हैं वो वनवासी भी ये चीज जानते हैं। तो फिर वो वैद्य क्यों नहीं? आंसर है अगले पेज में। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। योगवित् तु अपि रूपज्ञस्तासाम तत्विदम उच्यत। सुनना ध्यान से। अब गाय भेड़ बकरी इनको चराने वाले और वनवासी को ये पता है कि ये कोई औषध है या ये कोई वृक्ष है और ये दिखने में ऐसा होता है, ये चीज तो वो भी बता सकता है, लेकिन उसको क्या नहीं बनाना आता? योग नहीं बनाना आता। त्रिएशनी में अपन पढ़ेंगे युक्ति प्रमाण के बारे में। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कॉम्बिनेशन। हु इज अदिति? कुछ पूछना है? किसी को डाउट है कुछ? अब सुनो, कॉम्बिनेशन जिसको बनाना आता है वो डॉक्टर है, वो वैद्य है। अब तुम्हारे पास में मान लो तुमको पता नहीं है कि त्रिफला का कॉम्बिनेशन क्या है, और तुम्हें पता है कि ये हरितकी का पेड़ है, ये विविध की है, और इस पेड़ में आंवले लगे हुए। अब त्रिफला रूपी अमृत वही बना पाएगा जिसको पता होगा कि इनको कैसे सुखाना है, कैसे पीसना है, किस रेशियो में मिलाना और कैसे देना। तो ये बोलता है कि आपको अगर योगवित होना है, कॉम्बिनेशन के बारे में जानना है, तो पहले आपको तत्वविद होना पड़ेगा। तत्वविद क्या है? मतलब आपको डीप नॉलेज होना चाहिए डिजीज का, मतलब हेतुलिंग औषध का। ठीक, तो तत्व रूप में किसी वस्तु के ज्ञान का मतलब है कि आप उस वस्तु या उस व्याधि से या उस औषधि से संबंधित सारा ज्ञान डिटेल में जानते। तो ये जो लाइन है ना, योगवित तू रूप ज्ञास्ताशाम तत्वविद उच्यते, इसको दो तरह से पढ़ सकते। क्या कि जो योगवित होता है और साथ में रूप ज्ञान रखता है औषधियों का, वही सच्चा तत्वविद। या फिर यूं कह दो कि जो तत्वविद होता है वही योगविद हो सकता है। फिर लिखता है किम पुनर्यो विजानियान औषधि सर्वथाम विष, बोल रहा है फिर उस विषक की तो बात ही क्या करें जो औषधि को सभी प्रकार से जानता हो। सभी प्रकार से मतलब रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये जिसको पता हो। उसके बाद में उसको डिजीज के बारे में पता हो कि उसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है। संप्राप्ति को आप एटियोपैथोजेनेसिस बोल सकते हैं, एटियोलॉजी बोल सकते हैं। और संप्राप्ति विघटन किस तरह से होगा, मतलब उस डिजीज जो है उसको आगे बढ़ने से कैसे रोका जाएगा। तो बोल रहा जिसको इतना ज्ञान हो उस वैद्य की तो क्या बात करें। क्या बात करें मतलब वो तो सब तरह से सक्षम होगा रोगों का नाश करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई डीजी वाला तो जो डीजी में पीजी कर रहा है वैसा तो कोई नहीं ले रहा ना क्लास। अगर वैसा नहीं ले रहा तो बात बताता हूँ तुमको। कोई है क्या? कोई हो जो डीजी में पीजी कर चुका हो? क्योंकि दूसरे वाले बैच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीजी कर चुके हैं पर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं ना, यूपीएससी की और एमओ की। इसमें तो नहीं ना, डेमो में तो कोई है? मेरे नॉन में से तो कोई लग नहीं रहा, नहीं लग रहा, नहीं है ना।
ये एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि मेडिसिन का नाम और उसकी मॉर्फोलॉजी, ये तो कोई भी हो सकता है जिसको पता हो। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो बोटनी पढ़ते हैं उनको भी ये पता है कि ये पौधा कैसा है, इसका नाम क्या है, लेकिन उस प्लांट का मेडिसिनल यूज क्या है, डोज क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, पथ्य क्या है, किस अवस्था में इंडिकेटेड है, किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे लवण भास्कर चूर्ण की बात करें और मान लीजिए आपके पास में कोई अग्निमांद्य का रोगी आ गया और आपने उसको लवण भास्कर लिख दिया, बाद में पता चलता है कि रोगी तो जो है वो हाइपरटेंशन से पीड़ित था, आपकी मेडिसिन के बाद में उसकी बीपी बढ़ रही है, इसका मतलब आप योगविद कहाँ हुए? हिस्ट्री टेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेडिसिन। 2-3 तरह की चीजें होती है। अब पेशेंट है आपका और एंटर कर रहा है आपके रूम में, शुरू क्या कहते हैं पता है कि जब वो एंटर कर रहा है ना, तब डॉक्टर उसका डायग्नोसिस बना सकता है अगर डॉक्टर में नॉलेज हो। फिर उसके बाद क्योंकि आप उसकी गेट देखेंगे चल के कैसा है, उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या है, वो बिहेव कैसे कर रहा है, वो कितना ओरिएंटेड, इन सब चीजों से पता चल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है मतलब वात है, अगर बर्निंग वगैरह के सिम्टम बता रहा है मतलब पित्त है, और अगर देखा जाए कि सुस्त सा है, डिप्रेशन में लग रहा है, तो फिर इसका मतलब कफ है। सिर्फ हाव भाव, बाकी और सिम्टम अपन दोषानुसार मिला सकते। तो कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बेस पे आपको शुरू करनी होती है मेडिसिन बनाना, और सारी इटियोपैथोजेनेसिस वगैरह देख के उसका ट्रीटमेंट करना होता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेडिसिन का नाम और वो कैसी दिखती है ये जानना जो है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको योगविद होना चाहिए, तभी आप तत्वविद। तो तत्वविद और योगविद होता है वही ओरिजिनल वैद्य होता है, डॉक्टर होता है। नेक्स्ट आगे देखो, योगम आसाम तु यो विद्यादेश काल उपादितम पुरुषम पुरुषम विक्षम से गयो भीषगम उत्तम। अभी आयुर्वेद के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, अगर तुम लोगों में से कोई फाइनल में हो या इंटर्न में हो तो उसको पता होगा, बाकी जो लोग हैं अभी जो सेकेंड ईयर वगैरह के, वो आगे जाके ये चीज़ देखेंगे कि जब आप इंटर्न में जाएंगे ना या आप पीजी में जाएंगे तो होगा क्या कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो वहाँ का सबसे फेमस डॉक्टर होता है, मतलब जो टीचर में से कोई होगा, उस डॉक्टर के पास जाके बैठ जाएंगे, वो जिस भी पेशेंट के लिए जो भी चीज़ लिखेगा उसको नोट करते जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस में आगे यूज कर सकें ऐसा सोचेंगे। नो डाउट ये चीज़ हेल्पफुल है, लेकिन इस चीज पे ही बेस्ड रहना है ये मूर्खता है। क्योंकि अच्छा वैद्य वो होता है जो हर पेशेंट के हिसाब से अलग चीज लिखता है, और ये तो आयुर्वेद की खासियत। एलोपैथी में बुखार है, सबको पीसी में चलनी। आयुर्वेद में अगर बुखार है तो कल उसके 5 तरह का विषम ज्वर मान लिया खाली, और एक एक विषम ज्वर में अलग अलग बात बता रखा। तो इतनी विशिष्टता सिर्फ अपने ही, ठीक। तो ये फेमस लाइन है, क्वेश्चन आता है ये क्या है, पुरुषम पुरुषम विक्षम से गयो भीषक, उत्तम वैद्य की लाइन, पीजी के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट और क्या समझा रहा है, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निर शनि यथा तथैव औषधम अविज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। कितनी अच्छी बात लिखी। देखो बोल रहा है कि जिस औषध का ज्ञान नहीं तो अविज्ञात औषध हुई वो। अविज्ञात औषध क्या कहता है, विष है, शस्त्र है, शस्त्र प्राणनाश, शनि अग्नि के समान नष्ट करने वाला। और अगर ज्ञात औषध है तो अमृत,
ज्ञात औषध मतलब जिसका आपको नॉलेज है वो आपके पेशेंट ले। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप भल्ला तक को ले लो, वत्सनाभ को ले लो, कुचला को ले लो, ये पॉइजन है, लेकिन इनके योग बनाए हुए हैं, अग्नितुंडी वटी है, संजीवनी वटी है, इनके अंदर ये पॉइजन है, लेकिन जिसने बनाया उसके अंदर नॉलेज था, इसलिए उसने उसका अमाउंट फिक्स किया, उसके साथ में दूसरा जो है रेशियो फिक्स किया। जो भी मेडिसिन है उनका पूछा जाता है इस लाइन के बारे में पीजी के एग्जाम में कि लाइन किसके संदर्भ में कही गई, तो वो क्या करेगा, यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनि यथा, ये इतना सा दे देगा, आपको आंसर करना है अविज्ञात औषध के लिए। वो ऑप्शन में मूर्ख वैद्य भी देगा, बहुत सारी चीजें देगा, ठीक है। ऐसी एक लाइन, जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देना इस पॉइंट पे, ऐसी एक लाइन सुश्रुत संहिता में शार कर्म जब हम पढ़ेंगे तो शार के असम्यक प्रयोग के संदर्भ में बोली गई है। सार के असम्यक प्रयोग से उत्पन्न व्यापक, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि वहां ये यथा वगैरह नहीं आते, वहां सीधे आता है यथा, फिर शुरू हो जाता है वो विष, शस्त्र, शनि, अग्नि, बीच बीच में यथा नहीं आता। तो पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, यूजी के बच्चे इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं हो, अगर याद करना चाहें और एडवांस हैं आप और संहिता में आपकी श्रद्धा है तो जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि एक न एक दिन याद करना है और बहुत काम की चीज़ें हैं, जो अभी से पढ़ लो उतना अच्छा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा हो कि सुश्रुत मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, तो ऐसा है, फिर वो रहने दें, फिर वो यूजी के हिसाब से सोच रहे हैं तो फिर इतना याद रखें कि ऐसी लाइन यहाँ पर चरक ने अविज्ञात औषध के लिए बोली। नेक्स्ट वन इज 127 नंबर का कोटेशन, एंड यहाँ भी चरक यही बात समझाने जा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेतम, भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। अगर योग सही बना के दिया जाए तो विष भी क्या बन जाता है, अमृत। और अगर दुर्युक्त तरीके से प्रयोग करें, मतलब सही यूज नहीं हुआ हो, तो अमृत भी क्या बन जाता है, विष। और इसके अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल। विष से अमृत, वत्सनाभ, कुचला, बल्ला तक, ये सब क्या है, विष। मात्रा पूर्वक यूज करने पर ऑटोइम्यून डिजीज को भी ठीक कर देते हैं, जिसको एलोपैथी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल अमृत का, भोजन ले लो लेकिन दुर्युक्त तरीके से प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग, ऐसा बोलते हैं। तो फूड पॉइजनिंग जो है वो बताता है कि अमृत विष के समान हो जाता है। एलोपैथी के हिसाब से सोचो तो जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, या और भी बहुत सारी मेडिसिन है, अगर उनकी बात करें तो मान लीजिए कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, वो 5 mg देनी है डोज। अब 5 mg में तो ये क्या है, था तो विष, लेकिन 5 mg करने से अमृत बन गया। और इस अमृत को वापस विष बनाना हो, 50 mg का जो पेशेंट मर जाएगा बीपी लो। तो योग इंपॉर्टेंट है कि योग से चीजें जो है, अमृत भी विष बनता है और विष से भी अमृत बनता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अपना जो कोचिंग है उसमें फर्स्ट ईयर से लेके एंड फाइनल ईयर तक ये जो 4 बैच के स्टूडेंट हैं, इनके लिए फ्री ग्रुप्स बना रखे। फ्री ग्रुप्स इन द सेंस, अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो वो ग्रुप है, उसमें आपको क्या मिलता है, जो ऑल इंडिया के बच्चे हैं वो अपने नोट शेयर करते हैं आपके यूजी लेवल की। इसके अलावा मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ उसमें यूजी के हिसाब से डालता हूँ। ओल्ड पेपर्स आपको शेयर होते हैं उसके अंदर, टिप्स एंड ट्रिक्स वो भी उसमें शेयर होती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो तो है इस हिसाब से ईयर वाइज। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहाँ पे एक कॉमन ग्रुप है कोचिंग के नाम का ही, आप वो भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपना यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आप अपडेट रहेंगे टाइम पे। बहुत सी बार बहुत से पेपर, बहुत से क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर लाइव और सेव्ड वीडियो में शेयर करते हैं हम लोग, क्योंकि जब कोई कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है
तो एक साथ में बहुत सारे मैसेज आने शुरू होते हैं। तो उसका इलाज यही है कि एक वीडियो बना के डाल दिया जाए और ग्रुप्स में पोस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, सारे स्टूडेंट उससे कन्विंस हो जाते हैं। तो आप जो है किसी भी बैच में हो, कहीं से पढ़ रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं उसमें लिंक डाल दूंगा इस ग्रुप में, लेकिन वो स्वेच्छा से है, कोई प्रेशर नहीं है। अगर आपको लग रहा हो तो करना चाहिए, उसमें कोई फीस नहीं है। बट ऑल इंडिया के जो बच्चे हैं उनका ईयरली गाइडेंस उसमें होता रहता है। देन आगे बढ़ते हैं, इसका रेफरेंस आएगा कि ये कहाँ लिखी हुई, चरक सूत्र 1। उसके बाद में विमर्श के अंदर भाव प्रकाश की एक लाइन लिखी हुई है और वो है वत्सनाभ के लिए। देखो क्या लिखा, तदेव युक्ति युक्तम तु प्राणदायी रसायनम। युक्ति पूर्वक प्रयोग करने पर ये प्राणदायी रसायन योगवाही त्रिदोषग्नम ब्रंगण वीर्य वर्धन, जबकि है तो विष्णा, फिर भी योगवाही है, त्रिदोष नाशक है, ब्रंगण करता है, वीर्य वृद्धि। तो पूछ ले कि लाइन किसके लिए, वत्सनाभ के लिए, किसने बोली, भाव प्रकाश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो 132 नंबर और 133 नंबर का एक कोटेशन 132 एंड 133, ये दोनों कोटेशन जो है वो ये बता रहे हैं कि कभी भी शरण में आए हुए रोगी से डॉक्टर को पैसे नहीं लेने चाहिए। शरण में आए हुए रोगी से पैसे नहीं लेने। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो वो कैसा है, लिखता है वरम आशी विष क्वथितम ताम्रम एवं, बोल रहा है कि सांप के विष को पी के और अपने प्राण देना बेहतर है शरण में आए हुए रोगी से पैसे लेने से। पिघला हुआ तांबा पी के मर जाना बेहतर है शरण में आए हुए रोगी से पैसे लेने से बेहतर। पीतम अत्यंत अग्नि संतृप्ता भक्षिता व अपि अयोगुणा, और लोहे के गोले गर्म करके और खा के खुद को नष्ट कर लेना चाहिए। लेकिन मतलब इस आपको अतिशयोक्ति में बता रहा है, लेकिन समझाना चाह रहा है कि किसी भी हाल में शरणागत रोगी से पैसे नहीं लेने चाहिए। फिर लिखता है नतु श्रुतवताम वैद्यम विप्रताम शरणागताम ग्रहीतम अन्नम पानम वा वितम। शरण में आए हुए रोगी से न तो अन्न लेना है, न पीने का कुछ लेना है, न पैसे लेना है। ऐसा कौन बोलता है? चरक। क्योंकि चरक की जो चिकित्सा है वो भूत दया के लिए। भूत दया का मतलब प्राणी मात्र पर उपकार हेतु आचार्य आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश को ये ज्ञान दिया था अपने अन्य शिष्यों के साथ। तो उन्होंने बोला था कि भाई इसके बदले में किसी से पैसा मत लेना। लेकिन उस टाइम पर एक डॉक्टर को या वैद्य को पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके प्रति इतनी कृतज्ञता थी कि उनको किसी भी चीज की नीड होने से पहले समाज उनकी नीड पूरी कर देता था और वो समाज के लिए 24/7 फ्री सर्विस देते थे। लेकिन अब कलयुग है, परिग्रह की प्रवृत्ति है, और ये समाज पे भी लागू होता है और वैद्य पे भी लागू होता है। परिग्रह मतलब इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। तो ऐसे कंडीशन में जब समाज ने हाथ खींच लिए तो वैद्य ने भी अभी अपनी सर्विस से हाथ खींच लिए। इसलिए प्रेजेंट में डॉक्टर की फीस होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको कंसल्ट आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये लाइनें आए तो आंसर कर देना, चरक की लाइन है, ठीक है, चरक सूत्र 1। नेक्स्ट वन देखो 134, और ये लाइन जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने वाली लाइन है। ये कहता है, हेडिंग देखो, चिकित्सक सदा प्रयत्नशील रहे। आपने सुना होगा कि डॉक्टर के लिए हमेशा ऐसा बोला जाता है कि जैसा आपका कोई फ्रेंड डॉक्टर है तो अगर आप बात कर रहे हैं जी, बोलोगे वो कहाँ प्रैक्टिस करता है, बोले उदयपुर में प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करता है, और जिस दिन तक मरेगा तब तक डॉक्टर प्रैक्टिस ही करता रहेगा। परफेक्शन नहीं आता अपनी पैथी में कभी भी, अपनी जो वृत्ति है उसमें। प्रैक्टिस का मतलब है आपको लगातार अभ्यास करना है। किस चीज का? आपको करनी है जिंदगी भर पढ़ाई, और आपको चिकित्सा कर्म का भी लगातार अभ्यास करना है। क्यों?
क्योंकि आपकी पढ़ाई और आपकी कैपेबिलिटीज ये डिसाइड करेगी कि किस व्यक्ति को कितने समय तक जिंदा रखना है जो बीमार। मतलब आप किसी के प्राणों के रक्षक हैं, और आप जितने निपुण होंगे इसके प्राण उतने सुरक्षित होंगे। और इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के प्राणों का दायित्व अगर आप पे है तो आपको जिंदगी भर प्रैक्टिस ही करनी है परफेक्ट बनने के लिए, अभ्यास प्रयास मेहनत करने। और आप चाहे अभी पढ़ो नहीं पढ़ो, अगर आपने मेडिकल को चुना है तो आप जिंदगी में हमेशा पढ़ते रहोगे। आज आयुर्वेद का कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कोविड-19 के टाइम पे उसके मन में ये चीज जरूर आती है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं उसको समझूं, पढ़ूं कि इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढूं। एलोपैथी का डॉक्टर वो भी यही सोच रहा, होम्योपैथी का है वो भी यही सोच रहा। इसी तरह से आगे मेडिकल के फील्ड में चैलेंज आपको लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। और बहुत सी बार तो ऐसा होगा कि आपके जो मेडिसिन है जिस पे आपको ट्रस्ट है वो भी किसी पेशेंट में रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो आपके लिए पढ़ने वाली बात होगी कि पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री वापस लेनी पड़ेगी, ये मेडिसिन रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। कुल मिला के यहाँ पर ये बोला है कि क्यों चिकित्सक को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। साफ बोलिए, देखो, परम प्रयत्नमादित्यम प्राणदम शाद यथा नारायण, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जीवन देने वाले व्यक्ति हैं। परम प्रयत्नमातिष्ठेतम प्राणदम शाद नारायण, ये लाइन आती है किसके लिए बोला है? वैद्य की। नेक्स्ट इसी पेज लास्ट कोटेशन ध्यान से सुनना, लिखता है तदेव युक्तम भेषज्यम यद आरोग्याय कल्पते स चैव भेषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो प्रमोचित। बोलता है कि बेस्ट मेडिसिन वो है, बेस्ट भेषज वो है जो क्या प्रदान करे? आरोग्य। और बेस्ट डॉक्टर वो है जो रोगों से मुक्त कर दे। सही बात तो लिख रहा बेचारा। नेक्स्ट एक लाइन लिखना, युक्ति बाह्य विद्य जो युक्ति नहीं जानता तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है? युक्ति बाह्य, बोलो, युक्ति बाह्य वैद्य अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा है ना? एग्जैक्टली, युक्ति बाह्य वैद्य क्या हुआ? बुरा हुआ। कभी कभार पीजी में पूछ लेते हैं युक्ति बाह्य वैद्य साहब क्या समझते हैं। नेक्स्ट अगला पेज, लास्ट पेज इस चैप्टर का, ध्यान से सुनना। सम्यक प्रयोग सर्वेशाम सिद्धिर्ख्याति कर्मणा सिद्धिर्ख्याति सर्वेशाम गुणैर्युक्तम विषय। बात को ध्यान से सुनो। आपने एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देना शुरू किया और मान लीजिए वमन विरेचन या पंचकर्म उसमें कर पाए, उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से होते हुए पेशेंट जो है अब ठीक है। अब इस प्रोसेस में आपने जो भी कर्म कराए, वमन विरेचन या कुछ भी मेडिसिन दी, अगर ये पेशेंट ठीक हो गया है तब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ सम्यक रूप से हुआ था। पेशेंट के ठीक होने का मतलब है सिद्धि। आपने जिस चीज को शुरू किया था वो सिद्ध कर दी, और सिद्धि जो है वो ये बताती है कि कर्म सम्यक रूप से हुए हैं चिकित्सक। और सिद्धि से आगे क्या प्राप्त होती है? ख्याति। वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। ये कौन बोलेगा जब आपके पेशेंट ज्यादा ठीक हो? आगे लिखता है सिद्धि ख्याति सर्वे गुणैर्युक्तम विचित्तम, और सिद्धि और ख्याति से युक्त वैद्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सिद्धि और ख्याति ये बता देती है कि वैद्य कितना ज्ञान रखने वाला है।
एक चीज और आप नोट डाल के लिखें, रस रत्न समुच्चय ने त्रिविध भेषज बताई, धातु, मूल और जीव। धातु ब्रह्म लिख देना, पार्थिव, मूलिनी मूल स्थावर और जीव जंग। फिर नोट डाल के एक और लाइन लिखना, चरक अनुसार भेषज के भेद दो, स्वस्थस्य ओजस्कर। एक मिनट, ये मैं कहीं नीचे लिखता हूं, ये ऊपर वाला आप लिख लिया होगा। भेषज के भेद दो, फर्स्ट इज स्वस्थस्य ऊर्जस्कर, स्वस्थस्य, और दूसरा रोग नुतय। तो ये स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, ये आतुर से विकार प्रश्न। फिर लिखो, चरक के अनुसार अभेषज के भेद दो, बाधन और सानुबाधन। चरक चिकित्सा पढ़ेंगे तब इनकी डिटेल पढ़ेंगे। फिर लिखो, चरक के अनुसार औषध या चिकित्सा के भेद तीन, या तो आप कर सकते हो, कौन से तीन भेद, अंतः परिमार्जन जिसको अपन इंटरनल मेडिसिन कहते हैं, बही परिमार्जन मतलब एक्सटर्नल यूज जिन जिन चीजों को होता है वो, और शस्त्र प्राणिधान, शस्त्र प्राणिधान मतलब सर्जरी। दूसरा एक और डिवाइडेशन दिया है, देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय, एंड थर्ड इज सत्वावजय। ये भेद उन्होंने, और देखो वैसे तो भेषज के जो पर्याय है ना, उनके अंदर औषध लिखा हुआ आता है, लेकिन भेदों की बात आती है तो पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पक्की बात है कि आपको भेषज के भेद दो करने हैं और औषध या चिकित्सा के भेद तीन करने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलो, ये आपका फर्स्ट जो है चैप्टर ये पूरा हो गया, एंड इसके आगे का अपन पढ़ेंगे कल। जिन लोगों को क्लास कंटिन्यू करनी है वो एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, और जिन लोगों को नहीं करनी है वो जो पढ़ा है वो ज़रूर पढ़ना, और जो लोग नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू उनके लिए ये कहूँगा मैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे पढ़ो, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप कहीं कोचिंग करो ही करो, लेकिन संहिता के अंदर अपनी श्रद्धा जरूर रखना। अगर आयुर्वेद में हो तो संहिता के प्रति अपनी श्रद्धा इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन सब बिलोंग करते हैं साइंस बायोलॉजी से, है ना। और मैं जब तुम्हारी तरह आया था ना आयुर्वेद में, तो मुझे भी लगता था ये क्या चीजें हैं, ये क्या बातें हैं, मैंने क्या इसलिए साइंस ली थी। लेकिन ये रियलिटी है, जब आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे जब चीज़ें दिखाई देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि संहिताओं के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसमें श्रद्धा जरूरी। अब तुम बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो आप पुराने लोगों जैसी। मैं पुराने लोगों जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्ही लोगों के जैसा हूँ, तुम्ही के साथ का हूँ। श्रद्धा इसलिए सॉरी, कि अगर आप ये बिलीव करते हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, तो ये आपको समझ में आए। अगर आपके दिमाग में हर टाइम क्वेश्चन रहेगा, यार पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इनको पता है कि नहीं, तो कभी आप उस चीज के अंदर, आप मंदिर भी जाते हो तो मानते हो भगवान है। संहिता के अंदर अगर आप श्रद्धा रखोगे, और एक बात और याद रखना, सिर्फ आयुर्वेद पढ़ने से पार नहीं पड़ेगी,
मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज बढ़ाओ आप अपना, चाहे आप सेकेंड ईयर के हो, फाइनल के हो, इंटर्न के हो, कहीं से भी हो। और उसके लिए एक बेसिक किताब आती है, आप लोगों ने सुना होगा, पीजे मेहता करके, बहुत पुरानी बहुत फेमस किताब है, दिस इज द ABCD ऑफ मेडिसिन। और मेडिसिन आप लोगों के आती है फाइनल ईयर में, लेकिन मैं कहता हूँ अभी से पढ़ो, क्योंकि उसमें आपकी कॉजेज, साइंस, सिम्टम, पैथोजेनेसिस सब कुछ, और बहुत छोटी सी बुक है मेडिकल की बुक्स के हिसाब से। तो ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, आप करना, इसको देखना, इसके रिव्यूज पढ़ना, और कभी गूगल पे डाल के देखना पीजे मेहता बुक क्या है मेडिसिन। तो उस बुक को पढ़ा करो, रोज उसके 2-3 पेज जरूर से पढ़ो मन लगा के। प्लस संहिता में अपनी श्रद्धा बनाए रखो। श्रद्धा आपकी इसलिए नहीं है क्योंकि संहिता जो लिख रही है ना, उसमें आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और ट्रस्ट बहुत सारे लोगों के नहीं करने का कारण है कि उनको कोई ट्रस्ट दिलवाने वाला नहीं है, क्योंकि अपनी जो फैकल्टी लॉबी है अभी तक आयुर्वेद की, वो मोस्टली संस्कृत से और आर्ट से बिलोंग करती है। तो उनकी गलती नहीं है, उनको बायोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है कि वो साइंस के बेस पे और बायो के बेस पे आप लोगों को संहिता पढ़ा सके या याद करा सके या उनके कंसेप्ट समझा सके। बाकी मैं पक्की बात बोल रहा हूँ, देखो हो सकता है काल के प्रभाव से संहिताओं में भी कहीं की गलती हो, लेकिन 90 से 95% तक चीजें इतनी परफेक्टली लिखी हुई है चरक सुश्रुत वाग्भट में कि उनका कोई तोड़ नहीं। और उस जमाने में जब कोई संसाधन नहीं थे, आज अपने इतने सारे ये डिजिटल और ये IT की चीजें यूज करके ये सब पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बहुत नॉलेज वाले थे, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, टाइम के कारण किताबों में एडिटिंग हुई है, कभी किसी मूर्ख के हाथ लगी तो उसने 5-10% मटेरियल अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो वो बीच में जरूर हंसने लायक हो जाता है, लेकिन 90 से 95% चीजें बिल्कुल सही है। और मॉडर्न, आपको पता चलेगा मॉडर्न जो है ना एलोपैथी, उसका बेस उसके पिताजी अपन है, लेकिन उन्होंने उसको साइंस के बेस पे एक्सप्लेन किया। और अपनी साइंस जो है वो त्रिदोष, सप्त धातु, पंच महाभूत इन पे टिकी हुई है। कभी अगर मौका मिला तो तुमको त्रिदोष जो है वो पक्का समझाऊंगा। त्रिगुण सत्व रज तम, इनका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे क्या लेना देना है, और जिस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सृष्टि, उत्पत्ति और विनाश में कारण है, ठीक वैसे ही बोला है सत्व रज तम, इनका सामने होने पर सृष्टि नष्ट हो जाती है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी थ्योरम है। और एलोपैथी के अंदर या मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जो थ्योरम चलती है, आप उनसे द्वेष मत रखिए, आप उनको ये मत, उनसे अपना कंपटीशन मत रखिए। आप दोनों के रास्ते अलग हैं, आप दोनों की लाइन अलग है। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपनी स्टडी का तरीका रखिए कि मॉडर्न पढ़नी है, मॉडर्न के कंसेप्ट को समझना है, फिर उसको संहिता पे अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि संहिता में श्रद्धा का मैं क्यों बोल रहा था, आपका डिवोशन, डेडिकेशन क्यों होना चाहिए संहिता की तरफ। और हमेशा क्यूरियोसिटी रखना दिमाग में संहिता पढ़ने के लिए। अगर कोई टीचर पढ़ाए तो जब क्लास हो जाए तो उसके बाद में उसको पूछना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, मिलते हैं अपन कल की क्लास में, और अगला चैप्टर जो है वो कल शुरू करें।